हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ एबल गौरव। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है वो है ईएसआर। ईएसआर का मतलब इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। आज हम बात करेंगे ईएसआर के बारे में। व्हाट इज़ द ईएसआर? तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे। फुल नेम इसका जो ईएसआर का होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब जानेंगे कि पहले इरेथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है। इरेथ्रोसाइट का मतलब होता है आपका रेड ब्लड सेल्स, और सेडिमेंटेशन का होता है सेटल डाउन। फिर सेटल डाउन यानी कि नीचे बैठ जाना। ठीक है, जब हम ईएसआर करते हैं, ईएसआर में जो ईएसआर जो ट्यूब होती है उसमें क्या होता है, जब हम ब्लड भरते हैं तो उसमें क्या आरबीसी नीचे क्या होती है, सेटल डाउन हो जाती है। ऊपर प्लाज्मा हो जाता है, फिर बीच में बफी कोट हो जाता है, फिर बाकी ये आरबीसी नीचे सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, तो जो सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटल डाउन। बाकी ये रेट का मतलब यहाँ पे ये है कि अमाउंट ऑफ आरबीसी सेटल डाउन गिवन 1 आवर, यानी कि जितनी अमाउंट दी गई है आरबीसी की, उसमें जो जितनी अमाउंट है आरबीसी की, हम 1 घंटे में वो कितना सेटल डाउन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, रेट। ठीक है, अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो ईएसआर की डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि मेजरमेंट ऑफ द रेट एट विच द इरेथ्रोसाइट सेटल डाउन द प्लाज्मा इन एंटीकोगुलेटेड ब्लड। यानी कि ईएसआर में क्या करते हैं हम, जो ब्लड इरेथ्रोसाइट होता है, इरेथ्रोसाइट जो सेटल डाउन होता है प्लाज्मा, यानी जो एंटीकोगुलेटेड ब्लड होता है प्लाज्मा से अलग होकर सेटल डाउन होता है, हम उसी के रेट को मापते हैं ईएसआर में। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लड होता है वो ईएसआर ट्यूब में हम जब भरते हैं तो उसमें से जो आरबीसी सेटल डाउन होती है उसको हम मापते हैं कि वो कितने दर से वो सेटल डाउन रहेगी, यानी कि 1 घंटे में वो कितना हुई या 2 घंटे में कितना हुई, ये क्या करते हैं हम मापते हैं। मैक्सिमम क्या हम 2 आवर के लिए करते हैं, 2 आवर से अधिक इसको हम मेजर नहीं करते। ठीक है, फिर अगर हम इसकी हिस्ट्री देख लें, हिस्ट्री यानी कि ईएसआर जो है पहली बार कब हुआ, यानी कि ईएसआर टेस्ट पहली बार कब आया था। तो ईएसआर टेस्ट वाज इन्वेंटेड इन 1897, यानी कि 1897 ईस्वी में एक पैथोलॉजिस्ट थे। क्या थे? पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट एडमंड बिर्नेकी। ठीक है, जो पैथोलॉजिस्ट थे उनका नाम था एडमंड बिर्नेकी। वो क्या किए, 1897 ईस्वी में ईएसआर टेस्ट का उपयोग किया था पहली बार। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल के बारे में। जो ईएसआर का जो प्रिंसिपल होता है क्या होता है, वो किस बेसिस पे काम करता है, किस सिद्धांत पे। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि द इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एक्सप्रेसेस इन mm पर हावर। ठीक है, जो वो सेडिमेंटेशन रेट है वो mm पर हावर में उसकी जो है एक्सप्रेस करता है, मतलब देता है वो। द रेट विच रेड ब्लड सेल्स सेटल, जब ब्लड सेल्स जब सेटल होता है तो व्हेन एंटीकोगुलेटेड ब्लड इज अलाउड टू स्टैंड इन अ नैरो ट्यूब, यानी कि जब हम नैरो ट्यूब को स्टैंड करके, यहाँ जिसे हम इस पर स्टैंड, जो ईएसआर स्टैंड है, जो भी है विंट्रोप स्टैंड, ट्यूब स्टैंड या वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब स्टैंड, उसमें हम इस ट्यूब को स्टैंड करके जब इसमें हम ब्लड यानी कि एंटीकोगुलेटेड ब्लड जब इसमें रखते हैं या भरते हैं, तो जब भरने के बाद जो ईएसआर है इसकी जो टेस्ट है, वो जो इसमें आरबीसी है, इरेथ्रोसाइट है, वो सेटल डाउन होती है। तो जब जिस दर से सेटल डाउन होती है उसी को क्या हम mm पर हावर में लेते हैं। जो फिर नीचे दे रहा है कि इट इज़ मेजर्ड बाय द हाइट ऑफ कॉलम ऑफ क्लियर प्लाज्मा ऑफ द एंड ऑफ 1 आवर,
यानी कि 1 आवर के बाद हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा है वो क्लियर कहाँ तक दिख रहा है। अगर यहाँ तक प्लाज्मा दिख रहा है तो यहाँ हम देख लेंगे 6 और 7 के बीच, 6 और 8 के बीच है, तो यहाँ हम मार्किंग करके 1 घंटे बाद, यानी कि 1 घंटे बाद जहाँ क्लियर प्लाज्मा दिखेगा जहाँ तक, वो क्या हो जाएगा, मेरा ESR हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीधे सीधे सिंपल भाषा में बता दें कि जब हम ESR ट्यूब लेते हैं उसमें हम एंटी कोगुलेटेड ब्लड उसमें फिल करते हैं। ठीक, फिल करने के बाद 1 घंटे के लिए रख देते हैं। 1 घंटे बाद जब वो मार्किंग यानी कि जो प्लाज्मा अलग हो जाता है, ऊपर हो जाता है, फिर उसके नीचे बफी कोट होता है। बफी कोट का मतलब कि WBC और प्लेटलेट, यानी कि WBC प्लस प्लेटलेट को हम बफी कोट बोलते हैं। उसके बाद नीचे RBC होती है, यानी कि RBC नीचे सेटल हो जाती है, फिर उसके बाद बफी बनता है, उसके बाद प्लाज्मा। तो जहाँ तक प्लाज्मा क्लियरली दिखता है वो हम कॉलम काउंट कर लेते हैं। जितना कॉलम होता है वो क्या होता है, हमारे टेस्ट का रिजल्ट होता है। ठीक है, 1 घंटे में हमारे टेस्ट का वो रिजल्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि जो स्टेज है अब हम देखते हैं जो स्टेज है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन का, वो क्या है। वो ये है कि स्टेज ऑफ एग्रीगेशन। 10 मिनट के लिए क्या होता है, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि जो RBC हैं एक के ऊपर एक क्या होना, एकत्रित होना। ठीक है, एकत्रित, जैसे मान लीजिए जैसे ये एक RBC है। ठीक है, अगर हम RBC बनाए तो क्या होती है, बाइकॉनकेव। ठीक है, ये मान लीजिए एक RBC है, फिर इसके ऊपर क्या होगी, एक और RBC क्या होगी, सेटल डाउन होगी। फिर ऐसे एक और RBC, तो ये क्या हो गई, ये 10 मिनट तक क्या होता है, ऐसे एग्रीगेशन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन, यानी कि इसको हम हिंदी में एकत्रीकरण, यानी कि इकट्ठा। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कितने देर तक होता है, 40 मिनट तक। और लास्ट के 10 मिनट तक क्या होती है, पैकिंग होती है। ठीक है, तो ये जो है 3 स्टेज होते हैं ESR में। पहला एग्रीगेशन, दूसरा सेडिमेंटेशन, तीसरा पैकिंग। आपका जो एग्रीगेशन है वो चलता है 10 मिनट, सेडिमेंटेशन चलता है आपका 40 मिनट, बट पैकिंग भी क्या चलती है 10 मिनट्स के लिए। तो आपका 10, 40 और 10, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 60 मिनट। और हम जो टेस्ट ESR टेस्ट करते हैं वो कितने का होता है, 60 मिनट्स का, यानी कि 1 आवर का। ठीक है, आप जो ये बोर्ड पे देख रहे हैं ये जो है कुछ फैक्टर्स हैं, जो वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं घटने बढ़ने के ESR के, बट ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर हमने लिखा है। बाकी अगर और भी हमने जो फैक्टर्स हैं उसको हमने नोट्स में दे रखा है। बाकी आप नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इंक्रीज ESR के। इंक्रीज ESR किस किस समय क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम। सेकंड, एनीमिया। एनीमिया में एक्सेप्शन है सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया जब होती है उस समय क्या होता है, ESR बढ़ता नहीं है बट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका माइक्रोसाइटोसिस। फिर उसके बाद इन्फेक्शन, अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ तो क्या होता है, ESR इंक्रीज आता है। फिर है इन्फ्लामेशन, मैलिग्नेंसी, एलिवेटेड फिब्रिनोजन लेवल। एलिवेटेड का मतलब होता है बढ़ा हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा। जब फिब्रिनोजन लेवल क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तब भी ESR हम टेस्ट कराते हैं, तो उस समय क्या होता है, बढ़ा हुआ आता है। फिर हम बात करेंगे डिक्रीज ESR, यानी कि डिक्रीज ESR किन किन कंडीशनों में होता है। डिक्रीज ESR एक्सट्रीम ल्यूकोसाइट में, पॉलीसाइथेमिया में, स्फेरोसाइटोसिस में,
एक्एंथोसाइटोसिस में, माइक्रोसाइटोसिस में और सिकल सेल एनीमिया में। ठीक है, ये तो हो गए कंडीशन कहाँ घटता है कहाँ बढ़ता है। ठीक है, बट इस और भी बहुत सारे कंडीशन है जो कि हमने पीडीएफ में जो इसका नोट्स है ईएसआर का हमने उसमें दे रखा है, आप वहाँ से उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अब तक हमने जो है बात किया ईएसआर के बारे में। अब हम बात करेंगे उसके टेस्ट के बारे में। उसका जो टेस्ट है वो 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला जो होता है वेस्टर्न ग्रेन मेथड से, दूसरा होता है विंट्रोब मेथड से, तीसरा होता है लंडाउ मेथड, चौथा होता है ऑटोमेटेड ईएसआर। ठीक है, बाकी हमें सिर्फ ये 2 पढ़ना है, ये 2 हम क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो मैक्सिमम यूज होने वाला होता है वो है ये विंट्रोब, बट हम फिर भी इसको वेस्टर्न ग्रीन को पढ़ेंगे। वेस्टर्न ग्रीन और विंट्रोब यूज किया जाता है, बाकी ये बहुत कम यूज होता है दोनों। ठीक है, तो टेस्ट मेथड में पहले बात करेंगे हम वेस्टर्न ग्रेन मेथड की। जो वेस्टर्न ग्रेन मेथड है इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, फर्स्ट होती है रिक्वायरमेंट देखेंगे ट्राइसोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेटेड ब्लड। सेकेंड होती है आपका वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब। थर्ड वेस्टर्न ग्रेन स्टैंड, एक रबर बल्ब एंड एक टाइमर। जो वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब है यह 1921 में डॉक्टर एल्फ विल्हेल्म एल्बर्टसन वेस्टर्न ग्रेन, यानी कि डॉक्टर एल्फ विल्हेल्म एल्बर्टसन वेस्टर्न ग्रेन जो थे वो 1921 में वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब की डिस्कवरी किए थे। ठीक है, इसमें जो टेस्ट मेथड में हम क्या करेंगे, इसमें 2 ml ब्लड लेंगे और 0.5 ml ट्राइसोडियम सिट्रेट, दोनों को हम मिक्स करके वेस्टर्न ग्रेन जो ट्यूब है, वेस्टर्न ग्रेन कार्टेज ट्यूब इसे भी बोला जाता है, इस ट्यूब में हम 200 मिली मार्क तक मार्क तक फिल कर लेंगे। उसके बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए रख देंगे। फिर हम उसको 1 घंटे बाद वो जितना ईएसआर नीचे सेटल डाउन होता है फिर उतना हम मार्क देख के उसे नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम 1 घंटे बाद यानी कि दूसरे घंटे का भी हम नोट डाउन कर लेंगे। जो वेस्टर्न ग्रेन मेथड है इसमें मैक्सिमम 2 आवर तक ही हम लोग जो मार्किंग है नोट डाउन यानी कि जो रिजल्ट है वो 2 घंटे तक ही लेते हैं, 2 घंटे से अधिक नहीं लेते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 आवर। बट विंट्रोब में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। विंट्रोब में हम केवल 1 आवर के लिए ही लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया वेस्टर्न ग्रेन मेथड हो गया। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विंट्रोब मेथड। तो जो है विंट्रोब मेथड, इसमें हम रिक्वायरमेंट देखेंगे कि इरिटिए सैंपल लेंगे पहला, फिर दूसरा आपके पास विंट्रोब ट्यूब होना चाहिए, तीसरा विंट्रोब स्टैंड, फिर ईएसआर नीडल और उसके बाद एक टाइमर। तो इसमें जो विंट्रोब ट्यूब है इसमें जो हम ईडीटीए सैंपल को क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। यानी कि ईडीटीए सैंपल जो ब्लड आया है ईडीटीए वायल में, इसमें हम विंट्रोब ट्यूब में फिल कर लेंगे। उसके बाद हम उसे विंट्रोब स्टैंड पर रख के 1 घंटे के लिए टाइमर लगा देंगे। 1 घंटे बाद हम जितना भी जो रेड ब्लड सेल्स नीचे फॉल डाउन हुआ है यानी सेटल डाउन हुआ है उसको हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। यानी कि वो उसको रीड करके हम उसका जो रिजल्ट है उसको हम मिलीमीटर में एक्सप्रेस करेंगे। हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न ग्रेन एंड विंट्रोब ट्यूब। यानी सबसे पहले हम वेस्टर्न ट्यूब और विंट्रोब ट्यूब की डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले ट्यूब में डिफरेंस ये है कि ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, यानी कि जो वेस्टर्न ट्यूब है यह दोनों तरफ क्या होता है, ओपन होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इधर भी क्या है, ओपन है और ये ऊपर यानी कि दोनों एंड में क्या है, ओपन होता है। बट ट्यूब इज क्लोज्ड एट द लोअर एंड इन विंट्रोब ट्यूब।
जो विंट्रोप ट्यूब है वो उसका जो क्या होता है, लोअर एंड क्लोज होता है बट ओपन एट अ अपर एंड, जो अपर एंड होता है वो ओपन होता है। ठीक है। फिर सेकेंड डिफरेंस है कि इट कंटेन्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड सैंपल्स। इसमें जो होता है लार्ज वॉल्यूम आता है, ब्लड सैंपल इसमें ज़्यादा आते हैं, और विंट्रोप ट्यूब में क्या होता है, कम आता है। आपका जो तीसरा है डिफरेंस वो है सोडियम सिट्रेट एज अ एंटीकोगुलेंट, यानी कि वेस्टर्न गेन ट्यूब में हम एज अ एंटीकोगुलेंट सोडियम सिट्रेट यूज करते हैं, बट विंट्रोप ट्यूब में एज अ एंटीकोगुलेंट EDTA यूज करते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज है, यानी कि वेस्टर्न गेन ट्यूब का नॉर्मल रेंज है इन मेल में 0 to 5 mm पर हावर, बट अगर हम mm पर 2 आवर देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 to 15। वैसे हम अगर फीमेल में देखें तो वो हो जाएगा 0 to 7 mm पर आवर एंड 12 to 17 mm पर 2 आवर। ठीक है। वैसे ही हम विंट्रोप ट्यूब की नॉर्मल रेंज देखेंगे, वो होगा मेल में 0 to 9 mm पर आवर, बट फीमेल में होता है 0 to 20 mm पर आवर। अगर यही हम बात करें चिल्ड्रेन की तो उन लोग में होता है 1 to 13 mm पर आवर। ठीक। फिर हम बात करेंगे कि जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब की लंबाई जो होती है 30 सेंटीमीटर की होती है। 30 सेंटीमीटर यानी कि 300 mm। ठीक है। और जो विंट्रोप ट्यूब की लंबाई होती है वो 11 सेंटीमीटर यानी कि 110 mm तक। ठीक है। जो वेस्टर्न गेन ट्यूब होता है उसमें वन साइड मतलब एक तरफ मार्किंग होती है ट्यूब पे, बट जो विंट्रोप ट्यूब होता है उसमें बोथ साइड मार्किंग होती है ट्यूब पे, जैसे एक राइट एक लेफ्ट। तो जो राइट है देख रहे हैं, एक 0 to 10 है, एक 10 to 0 है, यानी कि दोनों साइड उसमें मार्किंग होती है। ये जो होता है वेस्टर्न गेन ट्यूब ये केवल ESR के लिए यूज किया जाता है, बट विंट्रोप ट्यूब जो होता है वो ESR और PCB दोनों के लिए यूज किया जाता है। PCB का मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम। जब ESR हमें मापना होता है, मेजर करना होता है, तो हम ऊपर यानी कि 0 to 10 से मापते हैं। ठीक है। बट PCB आपको मेजर करना होता है वो 10 to 0 से, यानी कि जो ये है ये रेड होता है, ये वाइट होता है। जो रेड है वो उसको हम यूज करते हैं ESR के लिए, और जो वाइट है इसको हम यूज करते हैं PCB के लिए। ठीक। तो फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।